नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जीवनलाल ने अपने दोस्त गिरीश और उसकी पत्नी दीपा को उनकी बेटी कंचन के लिए उपयुक्त वर तलाशने में मदद करने हेतु अपने सहायक पंकज से मिलवाया। दोनों को सुदर्शन और विनम्र पंकज अच्छा लगा। वह रेलवे वर्कशॉप में सहायक इंजीनियर था। परिवार में सिवा माँ के और कोई न था, जो एक जाने माने ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ाती थी। राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता कंचन की शादी के लिए पहली शर्त यही थी कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। स्वयं नौकरी करती सास को बहू की नौकरी से ऐतराज नहीं हो सकता था। यह सब सोचकर गिरीश ने जीवनलाल से पंकज और उसकी माँ को रिश्ते के लिए अपने घर लाने को कहा। अगले रविवार को जीवनलाल अपनी पत्नी तृप्ता, दोनों बच्चों कपिल, मोना और पंकज व उसकी माँ गीता के साथ गिरीश के घर पहुंच गए। मामा, चाचा, मौसा और फूफा वगैरह सब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में। हैदराबाद आने के बाद उनसे संपर्क नहीं रहा। यह सच कहूँ तो पापा के रहते जिन रिश्तेदारों से हमारी सरकारी कोठी भरी रहती थी, पापा के जाते वही रिश्तेदार हम बेसहारा माँ बेटों से कन्नी काटने लगे थे। पंकज ने अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर बताया। इसलिए मैं माँ को लेकर हैदराबाद चला गया और यहाँ के परिवेश में एक दूसरे के साथ पूर्णतः संतुष्ट है। पंकज की शादी हो जाए तो मेरा परिवार भरा पूरा हो जाएगा, गीता ने जोड़ा। आप कंचन को पसंद कर ले तो वह भी जल्दी हो जाएगा, जीवनलाल ने कहा। हम तो आपके बताए विवरण से ही कंचन को पसंद करके यहाँ आए हैं, लेकिन हम भी तो कंचन को पसंद आने चाहिए, गीता हंसी। कंचन की पसंद पूछ कर ही आपको यहाँ आने की तकलीफ दी थी, दीपा ने भी उसी अंदाज में कहा। हमारी बेटी की एक ही शर्त है कि आप उसे नौकरी छोड़ने को ना कहे। नहीं कहूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि यह कभी भी मुझे नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगी। तो फिर तो बात पक्की, मुंह मीठा करवाओ दीपा बहन। तृप्ता के कहने पर दीपा मिठाई ले आई। चाय नाश्ते के बाद जीवनलाल ने कहा कि अब सगाई शादी की तारीखें भी तय कर लो। वह तो आप कब छुट्टी देंगे उस पर निर्भर करता है सर, पंकज बोला। इस पर भी वे स्वयं कब छुट्टी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही तो करना है। गीता गिरीश और दीपा की ओर मुड़ी। जिस तरह से उन्होंने यह शादी की बात चलाई है, उसी तरह से तृप्ता भाभी और जीवन भैया पंकज के अभिभावक बनकर बहू के गृह प्रवेश तक की सभी रस्में निभाएंगे। आप अब क्या करना है या कैसे करना है उन्हीं से ही पूछिएगा। रहा लेन देन का सवाल, तो मुझे बस आपकी बेटी चाहिए और अब इस विषय में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। गीता आराम से सोफे से पीठ लगाकर बैठ गई। पूछेंगे कैसे नहीं गीता जी, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के बारे में तो बताना ही होगा, दीपा ने प्रतिवाद किया। शादी में रौनक तो उन लोगों के आने से ही आएगी। रौनक की फिक्र मत करिए, पंकज बोला। मेरे बहुत दोस्त और सहकर्मी हैं। ज़्यादा हंगामा चाहिए तो मम्मी के छात्र छात्राएं हैं। मेरे छात्र छात्राओं की क्या ज़रूरत, गीता हंसी। कंचन के ननद देवर है ना, मोना और कपिल, अपने दोस्त सहेलियों के साथ धूम मचाने को। शादी बहुत धूमधाम और हंसी खुशी से हो गई। कंचन पंकज के साथ बेहद खुश थी। गीता से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कोचिंग कक्षाएं तो सुबह शाम ही लगती है, सो गीता सुबह से ही जाती थी और कंचन के कॉलेज जाने के बाद लौटती थी। दिन भर घर में रहती थी, सो नौकरानी से सब काम भी करवा लेती थी। कंचन को घर लौटने पर गरम चाय नाश्ता मिल जाता था। कुछ देर गपशप के बाद गीता फिर कॉलेज चली जाती और कंचन पूरी शाम पंकज के साथ जैसे चाहे बिता सकती थी। संक्षेप में, सास के संरक्षण का सुख बगैर किसी हस्तक्षेप या जिम्मेदारी के। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। माँ बेटे में रात को ही बात होती थी, लेकिन कुछ रोज से कंचन को लग रहा था कि गीता कुछ असहज है। वह पंकज से अकेले में बात करने की कोशिश में रहती थी। कंचन के आते ही बड़ी सफाई से बात बदल देती थी। कंचन ने यह बात अपनी माँ दीपा को बताई। कंचन, उस बेचारी का अपना सगा कोई और तो है नहीं जिससे कोई निजी सुख दुख या पुरानी यादें बांटे। तो खुद ही उन्हें अकेला छोड़ा कर, और पंकज से भी कभी मत पूछना कि माँ उससे क्या कह रही थी, दीपा ने समझाया। एक रात सब ने खाना खत्म ही किया था
कि बिजली चली गई। पंकज और गीता बाहर बरामदे में बैठ गए और कंचन मोमबत्ती की रोशनी में मेज साफ करके रसोई समेटने लगी। काम खत्म कर उसने बेख्याली में मोमबत्ती बुझा दी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बरामदे का रास्ता नजर आ रहा था। वह धीरे से उसी के सहारे आगे बढ़ गई। तभी उसे बरामदे में माँ बेटे की वार्तालाप सुनाई दी। पंकज कह रहा था, कितनी भी सिफारिश लगवा लूँ रेलवे से तो भी 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता माँ। कई हजार रुपया किराया देकर बाहर ही घर लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ इतना किराया देने से बेहतर है अपना फ्लैट ही खरीद ले। गाड़ी के बजाय मकान के लिए ऋण ले लेता हूँ। उस सब में समय लगेगा पंकज। हमें तो 3 कमरों का घर जल्दी से जल्दी चाहिए। गीता के स्वर में चिंता थी। किराए की फिक्र मत कर, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। तू बस इतना देख कि गेस्ट रूम तुम्हारे व मेरे कमरे से अलग हो। कंचन चौंक पड़ी। रेलवे की ओर से उन्हें 2 बेडरूम का कोटेज नुमा घर मिला हुआ था। सामने छोटा सा लॉन था, पीछे किचन गार्डन और ऊपर खुली छत भी थी। नौकरानी भी पास के बंगले के आउट हाउस में रहती थी, सो देर सवेर जब बुलाओ वह आ जाती थी। ये सब छोड़कर किराए के आधुनिक दबेड़नुमा फ्लैट में जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। अपने 3 सदस्यों के परिवार के लिए तो यह घर काफ़ी है। तो फिर क्या कोई मेहमान आ रहा है? मगर कौन? हड़बड़ाओ मत माँ। बराबर वाले घर में विदुर चौधरी जी बेटे के साथ रहते हैं और बेटा अगले महीने विदेश जा रहा है। वे खुशी से हमें एक कमरा दे देंगे। आप अब इस बारे में न तो फिक्र करो और न ही बात। पंकज ने कहा और पुकारा, तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो कंचन? हाँ बेटी, यहाँ आकर बैठ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। गीता भी बोली। इसका मतलब था कि माँ ने भी बात खत्म कर दी। अब पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताएगा। और वैसे भी पंकज ने फिलहाल तो मकान बदलना टाल ही दिया था। जयपुर में होने वाली अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कंचन के कॉलेज की टीम चुनी गई थी। अपने समय में कंचन भी राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी थी और अभी भी छात्राओं के साथ अक्सर बैडमिंटन खेलती थी। प्रिंसिपल और छात्राएं चाहती थी कि कंचन भी टीम के साथ जयपुर जाए। कंचन ने पंकज और गीता से पूछा। दोनों ने सहर्ष अनुमति दे दी। लौटने वाले रोज उन सब की ट्रेन रात की थी। लड़कियां जयपुर घूमना और ख़रीदारी करना चाहती थी। आयोजकों ने उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था कर दी। ड्राइवर राम सेवक अधेड़ उम्र का संभ्रात व्यक्ति था। उसने बड़ी अच्छी तरह से लड़कियों को दर्शनीय स्थल दिखाए। दिन भर घूमने के बाद कंचन थक गई थी, सो मिर्जा इस्माइल रोड पहुंचने पर उसने कहा कि वह शॉपिंग के बजाय गाड़ी में आराम करना चाहेगी। इतनी गर्मी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे मैडम, लड़कियों ने कहा। मैं हूं ना मैडम के पास, गाड़ी में एसी भी चलता रहेगा, राम सेवक ने कहा। आप लोग इत्मीनान से जाकर खरीदारी कर लो। धन्यवाद भैया जी। नाम और बोलचाल से तो आप उत्तर भारत के लगते हैं, यहाँ कैसे आ गए? कंचन ने पूछा। राम सेवक ने आह भरी। अब क्या बताएं मैडम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि रोटी रोजी के लिए घर से दूर आना पड़ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अपने घर में सभी पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में है। हमें न पढ़ना पसंद था न नौकरी करना। गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, सो बाबूजी ने हमें टैक्सी दिलवा दी। हम भी सबके मुकाबले में कमा खा रहे थे कि हमारे बड़के भैया ने गड़बड़ कर दी। वे थे तो सरकारी अफसर, मगर शबाब और शराब के शौकीन। एक रोज़ नशे की हालत में एक मातहत की बीवी पर हाथ डाल दिया और पकड़े गए। जीजाजी के रसूख से किसी तरह छूट गए। भाभी के चिरोरी करने और बेटे के भविष्य का हवाला देने से कुछ साल तो संभल कर रहे, लेकिन बेटे को रेलवे में नौकरी मिलते ही फिर पुराने रंग डंग चालू कर दिए और एक नेता की चहेती के साथ मुंह काला करते हुए पकड़े गए। नेता की चहेती थी, सो मामला तूल पकड़ गया और 7 साल की जेल हो गई। परिवार की इतनी बदनामी हुई कि लोग मेरी टैक्सी में बैठने से भी डरने लगे। टैक्सी का धंधा तो शहर के होटल और अन्य संस्थानों से जुड़ने पर ही चलता है, सो उनके नकारे जाने पर यहाँ आ गया। मुझे ही नहीं, भाभी और उनके बेटे को भी अपना शहर छोड़कर दूर जाना पड़ा।
कंचन की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी। दूर कहाँ? हैदराबाद। वहाँ रेलवे में इंजीनियर है हमारा भतीजा, लेकिन हमारे ताल्लुकात नहीं हैं अब उनसे। उसने मायूसी से कहा। ऐसा क्यों? परिवार वाले उनसे कन्नी काटने लगे थे। माँ बेटे खुददार थे, सो सबसे दूर चले गए। अब तो भैया की सजा की अवधि भी खत्म होने वाली है, तब शायद वे लोग झांसी आए। तभी लड़कियां शॉपिंग करके आ गई और ड्राइवर चुप हो गया। कंचन ने जितना भी सुना था उससे साफ जाहिर था कि वह किसकी बात कर रहा था और क्यों। गीता बड़ा मकान लेने के लिए व्याकुल थी। व्याभाचारी पति को न नकारना चाहती थी और न ही उसके साथ रहना। पंकज सदा की तरह माँ की भावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन कंचन की भावनाओं का क्या? परिवार का यह कुलसित सत्य तो उसे शादी से पहले ही बताना चाहिए था। शादी के बाद भी यह कहने वाला पंकज कि पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं, कितना बड़ा झूठा था। झूठ की नींव पर टिकी शादी कितने रोज टिक सकेगी? माँ बेटे के व्यवहार से तो लग रहा था कि वे उसे बदचलन सजायाफ्ता व्यक्ति को स्वीकार करने वाले थे। भले ही दूर रखे, देर सवेर तो उससे भी वास्ता पड़ेगा ही। फिर उसकी अस्मत का क्या होगा? कंचन सोच कर ही सिहर उठी। सिरदर्द के बहाने वह पूरे रास्ते चुप रही और फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खैर, किसी तरह लंबा सफ़र तय करके घर पहुंची। शुक्र है तुम आ गई, जिया ही नहीं जा रहा था तुम्हारे बगैर, पंकज ने विहल स्वर में कहा। अब तो मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कंचन ने अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। मगर क्यों? जयपुर में पुराना प्रेमी मिल गया क्या? पंकज ने चुहल की। प्रेमी तो नहीं, हाँ, चचिया ससुर राम सेवक जरूर मिले थे। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन के मूक प्रेम के बारे में भी बता दिया था, जिसका ताना तुमने मुझे अभी दिया है। लेकिन तुमने और माँ ने अपने परिवार के उस घिनौने सच को छिपाया हुआ है, जिसके लिए अपनों से मुंह छिपाकर तुम यहाँ रह रहे हो। झूठ की बुनियाद पर टिकी शादी का कोई भविष्य नहीं होता पंकज, और इससे पहले कि वह भर भरा कर गिरे, मैं स्वयं ही यह रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ। तुरंत तलाक लेने के लिए सच्चाई छिपाने का आरोप काफ़ी है। वैसे तो तुम्हें सजा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन अगर चुपचाप तलाक दे दोगे तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कंचन ने सूटकेस में सामान भरते हुए कहा। पंकज हतप्रभा हो गया था, फिर भी संयत स्वर में बोला, तुमने जो सुना वह सच है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद वाली बात कही है वह सही नहीं। इस शहर में किसी ने कभी भी हमसे पापा के बारे में नहीं पूछा, तो हम स्वयं आगे बढ़कर क्यों बताते? तुमने देखा होगा, शादी के मंडप में दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है, मगर हमने तो नहीं रखी, न किसी ने रखने को कहा। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा कि घर में पापा की कोई तस्वीर क्यों नहीं, या कभी उनके बारे में कोई और बात पूछी हो। मैंने और माँ ने यह फैसला किया था कि हम स्वयं पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर पूछने पर कुछ छिपाएंगे भी नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इसमें हमारा क्या कसूर? एक बात और, माँ विधवा की तरह नहीं रहती, सादे मगर रंगीन कपड़े पहनती है और थोड़ा बहुत जेवर भी, लेकिन सिंदूर या बिंदी तो नहीं लगाती। कंचन को पूछने के लिए यही मिला। तुम लगाती हो? तुम्हारी मम्मी या तृप्ता आंटी? पंकज ने पूछा। कितनी सुहागने मांग भरती है या पाँव में बिछिया पहनती है आजकल। हमने सच को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है कंचन। अच्छा, और यह जो मुझे बगैर बताए लोन लेकर बड़ा मकान बनाने की योजना बना रहे हो, उसे क्या कहोगे? कंचन ने व्यंग्य से पूछा। योजना ही है, लिया तो नहीं। पापा के यहाँ आने का पक्का होने पर तुम्हें सब बताने की सोची थी, क्योंकि पापा यहाँ आएंगे। यह भी पक्का नहीं है, वे बहुत बदल चुके हैं और उन्हें संसार से विरक्त हो गई है। केरल से कोई सज्जन जेल में सदवचन देने आते हैं और पापा अपना शेष जीवन उनके त्रिचुर आश्रम में बिताना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? कंचन ने उसकी बात काटी। क्योंकि मैं बगैर माँ को बताए सरकारी काम का बहाना बनाकर पापा से मिलने झांसी जेल में जाता रहता हूँ।
अदालत की पेशी के दौरान मैंने पापा की आंखों में पश्चाताप देखा था, सो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन माँ पर मैंने अपनी मंशा नहीं थोपी और ना ही अभी से उन्हें यह बताना चाहता हूँ। पापा यहाँ नहीं रहेंगे। रिहाई के रोज़ माँ मेरे साथ उन्हें जेल से लेने जाएंगी। तब कह नहीं सकता दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी। पापा को घर लाना चाहेगी या स्वयं उनके साथ त्रिचुर जाना, या पापा को अपने रास्ते जाने देना और स्वयं जिस रास्ते पर चल रही है उसी पर चलते रहना। मेरा यह मानना है कंचन कि जिसको जो उचित लगता है वही करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें टांग अड़ाने का मुझे कोई हक नहीं। यानी तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? कंचन ने शरारत से पूछा। बशर्ते कि तुम यह सिद्ध कर सको कि तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। वह तो सिद्ध नहीं कर सकती, कंचन ने कपड़े अलमारी में वापस रखते हुए कहा, क्योंकि झूठ तो तुमने कभी बोला नहीं। बगैर कभी कुछ पूछे मैं ही अपने सोचे झूठ को सच समझती रही। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।